हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 जून 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर अगर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जिससे डेली आपको जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पुराने सेगमेंट 1 मिनट में रिविजन की। तो कल हम लोगों ने जो भी डिटेल करंट अफेयर पढ़ा था उसको 1 मिनट में रिवाइज करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया और भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो हैं ये तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए गई हुई हैं। और आईआईटी धारवाड़ जो है ये अग्नि बचाओ ड्रोन का अनावरण किया हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये टॉप पर रहा और मालदीव ने इजराइल के पासपोर्ट धारकों को बैन किया अपने देश में। इसके अलावा अभी इंदौर के मतदाताओं ने 2.18 लाख नोटा का दबाकर के बटन एक नया रिकॉर्ड बना दिया है इस लोकसभा चुनाव में। हरियाणा राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता करके वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ की परियोजना शुरू की है। इसके अलावा रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ये अंतरिक्ष में 1000 दिन बिता चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। WSIS पुरस्कार, इसका चैंपियन पुरस्कार C. को मिला है, भारतीय संस्था है। इसके अलावा इंग्लैंड ने किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी कर दिए हैं। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब हम लोग आज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। फ्री में आप क्विज पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और हमारे पेड ई बुक या वीडियो कोर्स चाहिए तो भी आप यहाँ से जाकर ले सकते हो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे दोस्तों मनाया जाता है 7 जून को। ध्यान रखना, दो ऐसे मिलता जुलता दिवस है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होता है विश्व खाद्य दिवस, ठीक है ना, विश्व खाद्य दिवस। जो विश्व खाद्य दिवस होता है दोस्तों ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर को 1945 में क्या हुआ था, स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। हालांकि उसी संस्था के द्वारा ये दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन उसके स्थापना के अवसर पर विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। तो 7 जून को ये मनाया गया, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो ये दिवस फूड की सेफ्टी को लेकर के अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है WHO के द्वारा और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस बार के थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ओके, 2018 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं अभी तक आए हुए जून महीने के, उनका आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और विश्व अभिभावक दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगला, हाल ही में किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर साइट में जोड़ा गया? तो दोस्तों अभी बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को, दो पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में जोड़ा गया, मतलब इनको रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है। रामसर साइट के बारे में पहले जान लीजिए, फिर इनके बारे में जानेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। रामसर साइट है क्या? रामसर साइट दोस्तों एक लिस्ट है जिसके अंतर्गत वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। जो आर्द्र भूमियां होती हैं उनको शामिल किया जाता है। तो सबकी देशों की अलग अलग लिस्ट है। ऐसे में भारत की जो लिस्ट है रामसर साइट्स की, उसमें 82 ऐसे साइट जुड़े हुए हैं। मतलब भारत के 82 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। 82 ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं। रामसर साइट ही क्यों नाम पड़ा? तो एक्चुअली में ये नाम पड़ा दोस्तों 1971 में। 1971-72 में एक समिट हुई थी, 2 फरवरी के दिन हुई थी, और ये ईरान के एक रामसर शहर है, वहां पर ये कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स को लेकर, आर्द्र भूमियों को लेकर। इसी वजह से तब से ये फैसला लिया गया दुनिया भर में जितने भी वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमियां हैं, उनको संरक्षित किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। तो ऐसे में जो संरक्षित के लिए जो चिन्हित कर दिए जाते हैं उनको इस साइट में ऐड कर दिया जाता है उनका नाम। तो मतलब अब इनकी देखभाल की जाएगी और इनको सुरक्षित संरक्षित किया जाएगा। ऐसे करते करते आज भारत में 82 ऐसे संरक्षण स्थल हो गए हैं, रामसर साइट हो गए हैं। ठीक वैसे ही समझो आप जैसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप याद करते हो। अगर भारत में बात करें पहली रामसर साइट कौन थी, तो आप पहला रामसर साइट बताओगे चिल्का लेक। चिल्का झील तो आपने जरूर नाम सुना होगा।
चिल्का झील को सबसे पहली रामसर साइट ऑफ इंडिया चुना गया था। ये उड़ीसा में स्थित है। अभी भारत में 82 हो चुके हैं टोटल, 2 अभी शामिल हुआ है, एक नकटी पक्षी अभयारण्य, एक नागी पक्षी अभयारण्य। ये बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में आते हैं। क्लियर है ना? तो ये 2 ऐड हुए हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बिहार के बारे में आप देख सकते हो, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, अभी काफी चर्चे में है आजकल ये राजनीति में। जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी का नाम है, जेडीयू, ध्यान रखना, पूछी जा सकती है पार्टी का नाम। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर जो है बिहार के गवर्नर हैं। बिहार आपको यहाँ पर दिख जाएगा अपना बॉर्डर शेयर करते हुए विद उत्तर प्रदेश, इसके अलावा झारखंड इसी से अलग हुआ था और पश्चिम बंगाल से, ऊपर नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। पटना राजधानी है और यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबंधु अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य और कैमूर अभ्यारण्य है। 38 जिले हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ पर 40 सीटें जाती है और इस 40 में 12 सीटें जेडीयू ने जीती हुई है। इसी वजह से, जो कि अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और चूंकि ये फेमस है भाई साहब किसी और काम के लिए, पलटने के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चे में भी है। हालांकि इन्होंने साफ कर दिया है कि पलटेंगे नहीं, लेकिन अब उसकी बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। आगे, हाल ही में हुई 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिला सदस्य चुनी गई? एक बात ध्यान रखना, ये 18वीं लोकसभा का चुनाव था, ये पूछा जा सकता है। 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ, इसमें क्वेश्चन ये है कि कितनी महिला सदस्य चुनी गई, यानी कितनी महिला सदस्यों ने लोकसभा सीट जीती है। लोकसभा का चुनाव इस बार, तो इस बार 74 की संख्या रही है। पिछली बार 78 थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, जो कि अभी तक का हाईएस्ट था, हाईएस्ट एवर था। लेकिन इस बार 74 ही है, पिछली बार की अपेक्षा ये कम है। तो इसमें कुछ बहुत सारे डाटा हैं, कुछ बहुत सारे फैक्ट हैं, आइए जानते हैं एक एक करके। जैसे इस बार देखिए 16% महिला सांसद जो हैं वो 40 वर्ष से कम आयु की हैं और 41% महिला सांसद जो हैं ये पहले भी लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं, मतलब दूसरी बार या तीसरी बार ये चुनकर आई हुई हैं। टोटल 797 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। भाजपा ने सबसे अधिक महिलाएं यानी 69 को टिकट दिए थे और भाजपा की उसमें से 30 महिला सदस्यों को जीत मिली है। कांग्रेस की 14 महिला सदस्यों को जीत मिली है, टीएमसी की 11, सपा की 4, डीएमके की 3, जेडीयू और एलजेपी की 2-2। ये महिला उम्मीदवार हैं जो विजेता होकर आई हुई हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो तो पिछली साल संसद में महिला आरक्षण विधेयक लेकर के एक पारित हुआ था और वो पास हो गया था सबकी सहमति से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम था वो। उसमें ये कहा गया था कि लोकसभा में 33% सीटें जो होंगी वो रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। तो ये बात किया गया था। तो अब ये बिल जब से आया था या कहें ये जब एक्ट जब से आया था तब से इस बार पहला चुनाव था। 74, लेकिन पिछली बार की भी अपेक्षा कम महिलाएं इस बार हैं इसमें। बाकी लोकसभा पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। लोकसभा से रिलेटेड 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए ये लाए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, आप लोग भी जाकर के देखिए, इससे सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे इसी एक वीडियो से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य देश किसे चुना गया? तो दोस्तों अभी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया गुप्त मतदान के जरिए और 5 सदस्य देश चुने गए। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं जो चुने गए हैं, जिसमें पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस है। उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो यूएनएससी के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसमें 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर जो होते हैं इनमें से 5 तो होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट या कहें अस्थायी। अब ये 10 सदस्यों का कार्यकाल 2-2 वर्षों का होता है, लेकिन इनका चयन जो होता है ये प्रत्येक वर्ष होता है 5-5 देशों का। तो मतलब 5 देश इस बार हुए। अब ये तीसरे साल अपना रिटायर हो जाएंगे, 2 साल के बाद 2 साल के सदस्य रहेंगे, तो यहाँ पर इनका 5 आ जाएगा। फिर अगली साल फिर 5 नए देश शामिल किए जाएंगे जो उसके एक वर्ष छोड़ करके तब जा करके रिटायर करेंगे। तो इसी प्रकार से 5 आते रहते हैं, 5 जाते रहते हैं हर साल और 2-2 वर्षों पर ये 2-2 वर्षों के कार्यकाल के लिए होते हैं और सदस्यता हमेशा 10 बनी रहती है। 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं और ये तो परमानेंट है मतलब हमेशा के लिए परमानेंट है। तो यहाँ पर देखो परमानेंट मेंबर में यूएसए है, यूके है, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है 5, और 5 जो हैं ये अभी के लिए अस्थायी चुने गए हैं इस बार वाले के लिए। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा, 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। क्लियर? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल यूएन के 6 अंगों में से एक अंग है। इसी के पास वीटो पावर होती है जो अस्थायी सदस्य होता है। ये 5 देशों के पास वीटो पावर है। ठीक है, भारत भी इसके पीछे लगा हुआ है
जल्द ही हो सकता है भारत को भी यहाँ पर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाए। अगला, 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी 81वीं नंबर की होगी और ये भारत के द्वारा की जाएगी। भारत तीसरी बार ये मेजबानी करने जा रहा है। पिछले 42 साल के इतिहास में 1983 के बाद से भारत ने ऐसी मीटिंग नहीं की थी, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी भारत करने जा रहा है। 8 से 10 जून के बीच में नई दिल्ली में ये बैठक होगी और ये आम बैठक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन को लेकर के होगी। दोस्तों भारत परिवहन क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी आपने देखा एयर इंडिया ग्रुप हुआ, इंडिगो हुआ, आकाशा एयर हुआ, इन लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर दिए हुए हैं बोइंग को, एयरबस को, इन सबको कि हमें जहाज बना करके दो, जहाज बना करके दो, कॉमर्शियल एयरप्लेन बना करके दो, क्योंकि हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो इसका मतलब भारत का जो एविएशन सेक्टर है ये बढ़ेगा। तो ऐसे में भारत इसकी मेजबानी भी कर रहा है इस बैठक की, तो कहीं ना कहीं भारत इसमें अपना रुख रखेगा, अपनी बात रखेगा और आने वाले समय में वो उसके भारत के हितों में के अंतर्गत रहेगा। अगला, निम्न में से किस देश ने वास्तविक समय भुगतान के लिए भारत की यूपीआई तकनीकी को अपनाया? देखो भारत की यूपीआई तकनीक का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है आजकल, और ऐसे में इसमें एक और देश शामिल हो गया है, पेरू। पेरू जो है भारत के जो इंस्टेंट ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है यूपीआई का, इसको शामिल करना चाहता है, अपने देश में भी अडॉप्ट करना चाहता है। इसके लिए भारत के साथ इसने समझौता किया है। भारत की जो एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है यानी NIPL जिसे कहते हैं, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इसके साथ समझौता हुआ है इसका पेरू की सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू से। तो अब इसमें रियल टाइम भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल ये भी उठा पाएंगे, जैसे हम लोग आजकल यूपीआई करते हैं, इंस्टेंटली सेटलमेंट हो जाता है, तो ऐसे ये लोग भी कर पाएंगे। ये ऐसा करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है, क्योंकि पेरू जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीआई के बाद और एनपीसीआई के बारे में थोड़ा सा जान लो। यूपीआई 2016 में शुरू किया गया था और ये एनपीसीआई के द्वारा ही शुरू किया गया था। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, हाल ही में किस भारतीय दिग्गज फुटबॉलर ने संन्यास लिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुनील छेत्री, जिनकी वजह से मतलब ऑल ओवर इंडिया में सब लोग फुटबॉल को जानते थे, जिनके नाम से जानते थे, सुनील छेत्री, वो अब रिटायर हो चुके हैं। 19 सालों का इनका कैरियर रहा और 19 साल के जबरदस्त कैरियर के बाद ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। इन्होंने 94 गोल किए हैं। 94 गोल के साथ ये तीसरे सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव प्लेयर है गोल करने वाले। ओवरऑल में चौथे पर हैं, लेकिन एक्टिव प्लेयर्स में अगर बात करी जाए तो तीसरे प्लेयर थे। हालांकि अब ये भी एक्टिव नहीं रहे, ये भी संन्यास ले लिए हैं। तो फिलहाल दो जो हैं टॉप पर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल के मामले में। तीसरे पर सुनील छेत्री थे 94 गोल करके। तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा सुनील छेत्री ने अपने लाइफ टाइम कैरियर में कितने गोल किए हैं अंतरराष्ट्रीय, तो आप जरूर बताइएगा। 94 ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। दोस्तों भारत की सर्वकालिक टीम में हमेशा के लिए ये सबसे ज्यादा अभी तक के इतिहास में गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। 2007, 11, 13, 14 इनके लिए इनको AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से। 2009 में इनको FPAI इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला। यहाँ पर कुछ और इस्तीफे हैं, इसको भी ध्यान रख लो, रिवाइज कर लो। दिनेश कार्तिक IPL से संन्यास लिए, फिर आगे चल करके क्रिकेट से संन्यास ले लिए अपने बर्थडे के दिन। तमिलसाई सौंदरराजन, ये तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल पद से संन्यास ली, मतलब इस्तीफा दी। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिए। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिए। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिए। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के CEO से, अरविंद माहेश्वरी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से। ये इस्तीफा और संन्यास है। जो कोई खिलाड़ी होगा वो संन्यास लेगा, जो कोई पद पर होगा वो इस्तीफा देगा। अगला, हाल ही में आयोजित ISSF म्यूनिक विश्व कप 2024 में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का म्यूनिक वर्ल्ड कप चल रहा था। म्यूनिक वर्ल्ड कप दोस्तों म्यूनिक जर्मनी में हो रहा है और यहाँ पर सरबजोत सिंह ने जीता है गोल्ड मेडल। सरबजोत सिंह आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ये शूटर हैं, निशानेबाज हैं, भारतीय निशानेबाज, और
इन्होंने अभी गोल्ड जीता है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। तो ये 31 मई से 8 जून तक चल रहा है, म्यूनिक जर्मनी में आयोजित हुआ। ठीक है ना। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका म्यूनिक में ही है। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन किया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन ये एक नए तरीके का क्वाड टाइप का बनता जा रहा है। इसमें अब 4 देश शामिल हो चुके हैं, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत। तो भारत इन 3 और देशों के साथ मिलकर के बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहां पर आप लगा दीजिए। ये जो होगा, इससे बायो फार्मास्यूटिकल को एक नया बूस्टअप मिलेगा। इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस और जापान मिल करके, और ईयू भी इसमें शामिल है, सॉरी, तो ये सब मिल करके एक नया गठबंधन बना रहे हैं। बायो फार्मास्यूटिकल है क्या, इसको पहले समझो। दोस्तों, दवाई बनाने के कई तरीके होते हैं, वैक्सीन बनाने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका उनमें से यह भी होता है कि जीवित प्राणी के अंगों या ऊतकों या सूक्ष्म जीवों या जानवरों के तरल पदार्थ या अनुवांशिक रूप से जो संशोधित कोशिकाएं होती हैं, उनका उपयोग करके कुछ दवा या वैक्सीन बनाई जाए। आपने देखा था कि जब कोविड की वैक्सीन भी बनी थी तो भी वो 2 टाइप से बनी थी, एक तो पुराने कोरोना को मार करके और एक नए तरीके की केमिकल्स वगैरह से खोज करके। तो बायो फार्मास्यूटिकल्स जो है ये वही सिस्टम है, ये वही टेक्निक है जिससे जानवरों या सूक्ष्मजीवों या ऊतकों का अध्ययन करके उनकी मदद से, उनके अवशेषों का यूज करके यहाँ पर बनाई जाती हैं दवाइयाँ और वैक्सीन वगैरह। तो अमेरिका के सैन डिएगो में ये सम्मेलन आयोजित हुआ, फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सबसे बड़ा अभी तक का, उसमें भारत भी शामिल था। हाल ही में पहले IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बैठक हुई सिंगापुर में। इसमें इंडिया ने भी अपना आइडिया यहाँ पर शोकेस किया। इंडिया की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे, सचिव लेवल के, ठीक है, सुनील बर्थवाल, ये भारत को रिप्रेजेंट करने गए थे, वाणिज्य विभाग के सचिव हैं। और सिंगापुर में आयोजित हुआ समृद्धि के लिए हिंद प्रसाद आर्थिक ढांचे यानी IPEF का स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम 5 और 6 जून को। जो अच्छी इकोनॉमिकल कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करती हैं, टिकाऊ जो फंडामेंटल ढांचा जिनका है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जलवायु प्रौद्योगिकी है, इन सब पर लोग निवेश कर सके और एशिया पैसिफिक रीजन में इसको बढ़ावा मिल सके, इसी के लिए यहाँ पर सम्मेलन हुआ सिंगापुर में। ठीक है ना। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी, IPEF का। क्लियर है। तो ये था दोस्तों आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान का स्पेशल ये ई बुक लाई गई है 1100 प्लस क्वेश्चंस का। इसमें ऑब्जेक्टिव माध्यम में भी है और वन लाइनर माध्यम में भी है। लास्ट में वन लाइनर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है रिवीजन के लिए, लास्ट टाइम के लिए। और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हो। ये ई बुक आपको 75 रेट्स में है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, वहीं पर QR कोड भेजा जाएगा। फिगर्स भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं, जहां पर जरूरत है आप इन सबका फायदा उठा सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस के। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था पर्यावरण दिवस के लिए मेजबान देश कौन है, तो वो है सऊदी अरब इस बार। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य अमेरिका रहा। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है नोटा का विकल्प किस वर्ष से शुरू किया गया था। आपको पता होगा अभी इंदौर में एक नया रिकॉर्ड बना है। बताइए नोटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कब शुरू किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे किस स्थान पर है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी PDF और क्विज आपको मिल जाएगी। PDF MZT ऐप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। क्विज आपको MZT ऐप पर ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।